डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला क्लास लेकर, जिसमें हम लोग 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए रसायन विज्ञान के अकार्बनिक रसायन भाग के सवालों को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग का सेट नंबर 7 अकार्बनिक रसायन की अंतिम क्लास है 2019 की। कल से हम लोग 2019 के कार्बनिक रसायन के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको अभिक्रियाओं को ट्रिक से हल कराना सिखाऊंगा। तो कल की क्लास से जुड़ना ना भूलें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम से कम 25 से 30 नंबर तो आपको उसी क्लास से मिल जाएंगे। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज इसका सफाया कर देते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वही है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो बताइए कितने लोगों ने इस होमवर्क को कर लिया है। कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कितने लोगों ने इस होमवर्क को सॉल्व किया हुआ है। आया तब भी बताइए, नहीं आया तब भी बताइए। चलिए तो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। नहीं आया होगा तो फिर से आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ECS फिर से याद होनी चाहिए। ECS याद होनी चाहिए और ECS का एक रूल भी याद होना चाहिए। जिनको नहीं याद है वो जाएं पिछले क्लास की वीडियो देखें, जिसमें मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित क्लास को अलग से लिया हुआ है। तो आप उसको देखिए और अपनी तैयारी को पूरा कीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं इसको। हमने कहा था वहाँ पे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें कोई ऊपर वाली जो धातु है, याद रखिएगा, जो ऊपर वाली धातु है वो नीचे वाले आयन को हटा देगी। याद रखिएगा, नीचे वाले आयन को हटा देगी। ये समझिए ज़रा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बस यही रिएक्शन लिख लीजिए। ऊपर धातु नीचे आयन हटा देगी, ऊपर धातु नीचे आयन हटा देगी, हो जाएगा। तो चलिए ज़रा हम लोग पहले रिएक्शन से चलते हैं। हमने कहा ऊपर धातु नीचे आयन हटा देगी। बहुत आराम से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। जो ऊपर रहेगा वो धातु रहेगा, जो नीचे रहेगा वो आयन रहेगा। अर्थात एक प्रकार से कहिए, जो आयन रहेगा वो नीचे रहेगा, जो धातु रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो जरा पहले रिएक्शन के मैटर को समझिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉपर धातु है, Ag आयन है। मैं जरा अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। ऐसे लिखा हुआ है Cu प्लस Ag प्लस तीर के बाद Cu2 प्लस और प्लस क्या, Ag। तो मैंने कहा कि जो धातु है वो ऊपर रहेगी। तो देखिए इसमें कॉपर धातु है और जो Ag है वो क्या है, आयन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉपर धातु है, Ag आयन है। इसका मतलब कॉपर ऊपर रहेगा और आयन नीचे रहेगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉपर और कुछ लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख लीजिए Ag, जिससे अगर बीच में कोई आए तो हम लोग उसको और लिख सकें। तो कॉपर ऊपर हो गया आपका और Ag नीचे हो गया, क्योंकि कॉपर धातु था, धातु रहेगी ऊपर, आयन रहेगा नीचे। धातु को लिखिए ऊपर, आयन को लिखिए नीचे। ये बात को ध्यान में रखिए। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मान लीजिए यहाँ पर तो तत्व दिया है, तो आप श्रेणी याद करके बता सकते हैं। यहीं पे ABCD लिख के दे देता है, तो आपको ऐसे ही पहचानना पड़ता है कि जो धातु है वो ऊपर रहेगी, जो आयन है वो नीचे रहेगा। धातु ऊपर आयन नीचे, धातु ऊपर आयन नीचे, बस इसको रट लीजिए। चलिए दूसरा रिएक्शन देखिए तो क्या लिखा है। दूसरा लिखा है 2Na प्लस Mg2 प्लस, 2Na प्लस Mg2 प्लस, मतलब यहाँ पे लिया Na आपका, Na लिया है और प्लस Mg2 प्लस ले लिया। तो तीर के बाद आपका बन गया Na प्लस और प्लस Mg। तो ये धातु है, इसका मतलब ये ऊपर, ये आयन है, इसका मतलब ये नीचे। अर्थात आपको दिखा सोडियम ऊपर और Mg नीचे। कहीं किनारे उसको भी लिखिए। देखिए सोडियम ऊपर लिखिए और Mg कहाँ लिखिए, नीचे लिखिए। ठीक है, चलिए तीसरा वाला रिएक्शन देखिएगा। तीसरा लिखा है MgCu और तीर के बाद Mg2 प्लस Cu, मतलब ऐसे लिखा है MgCu2 प्लस और तीर के बाद Mg2 प्लस और Cu, हो गया ना। तो देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, ये धातु है इसलिए ऊपर है, ये आयन है इसलिए नीचे है। तीर के बाद मत देखिएगा, तीर के पहले देखिएगा। तो बताइए Mg ऊपर है
कॉपर नीचे है। इसका मतलब अगर कॉपर और Mg की तुलना करेंगे तो Mg उसके ऊपर रहेगा, अर्थात यहाँ जो आप कॉपर देख रहे हैं इस कॉपर के ऊपर कौन रहेगा, Mg रहेगा। और इस Mg के ऊपर आपने पहले ही देख लिया कौन है, Mg के ऊपर है Na, मतलब Na चला गया आपका सबसे ऊपर। तो जो घटता क्रम है वो क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। तो घटता क्रम आप ऐसे लिखेंगे, नीचे देखिए, नीचे मैं एकदम लिख देता हूँ, घटता क्रम क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आया आपका Na, फिर उसके नीचे आया Mg, क्योंकि Na ने Mg को हटा दिया था, यहाँ से आप देख सकते हैं Na ने Mg को हटा दिया। उसके बाद आपका आएगा Mg के बाद Cu, Mg ने Cu को हटा दिया है। उसके बाद कॉपर ने Ag को हटा दिया, तो बाद में आ जाएगा Ag। तो ऐसे ही आपको बनाना है। पहले रिएक्शन लिखिए, जो धातु रहेगी वो ऊपर करिए, आयन जो रहेगा उसको नीचे करिए, ऊपर नीचे ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपको एक रिलेशन ऐसा मिल जाएगा, आप आराम से उसको बता सकते हैं। मैंने ये दूसरे वाले को यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये Na और Mg में रिलेशन दिया था, जबकि यहाँ पे Cu और Ag था। तो मैं चाहकर भी उसको Cu के ऊपर नहीं लिख सकता था, क्योंकि मुझे पहले से नहीं मालूम था कि Mg Cu से ज़्यादा है। जब Mg ने Cu को हटाया तब हमें पता चला कि Mg Cu से ज़्यादा है, और Mg से ज़्यादा हमने यहाँ पे Na देख लिया था। अगर ये वाला इक्वेशन नहीं दिया होता तो हम इस सवाल को सॉल्व कभी नहीं कर सकते थे, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्योंकि जब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं पता चलेगा आप कैसे बताएंगे ये उससे ऊपर है। हो सकता है इसने उसको हटा दिया तो तब तो ये नीचे चला था ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस इतना पैटर्न पकड़ लीजिए जो मैंने यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है। अब बस इसको पकड़ लीजिए। क्या पकड़ेंगे आप इसमें, कि धातु ऊपर आयन नीचे, मतलब जो ऊपर लिखा रहेगा वो धातु रहेगा, जो नीचे लिखा रहेगा वो आयन रहेगा, याद रख लीजिए। या जो धातु दिया है उसे ऊपर करेंगे, जो आयन दिया है उसे नीचे करेंगे। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए, ये मैं आपके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी लेकर आया था। इसमें आप एक बार पुनः अपना मिलान कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्लास मैंने लिया हुआ था, उसमें जाइए और देखिए, अच्छे से उसको समझिए और अपने 3 नंबर को फिक्स कीजिए, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए इधर क्या लिखा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय SO2 और HCl से क्रिया लिखिए। मतलब कहा क्या आपसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की एक विधि लिखिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की आप लोग 2 विधियां जानते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की आप लोग 2 विधियां जानते हैं। कौन कौन सी विधियां जानते हैं आप लोग। पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोग 2 विधियों से बना सकते हैं, एक था औद्योगिक विधि और एक था प्रयोगशाला विधि। तो जो आपने औद्योगिक विधि बनाई थी वो आपने बनाया था क्रोमाइट अयस्क से। किससे आपने बनाया था, क्रोमाइट अयस्क से बनाया था, याद रख लीजिएगा। लेकिन ये जो क्रोमाइट अयस्क से बनाने की विधि है ये 3 पद में हुई थी और आपके लिए काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए केवल यहाँ पे एक विधि पूछ रहा है, कोई औद्योगिक विधि नहीं पूछा है। और आप जाइए पिछली क्लासेज में देखिए, मैंने इसको आपको बता रखा है, याद रखिएगा। क्रोमाइट अयस्क से और पाइरोलुसाइड से KMnO4 का निर्माण मैंने दोनों हल कराया हुआ है और आपके पेपर में 2019 में आया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की एक विधि। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की एक विधि में हम लोग इसकी प्रयोगशाला विधि लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्रयोगशाला विधि। केवल समीकरण ही तो लिखना है, तो बस आप लिख दीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की प्रयोगशाला विधि। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्या होता है, इस विधि में आपका जो K2CrO4 है, जिसे आप बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं जी, पोटेशियम क्रोमेट। ध्यान दे लीजिएगा, नाम लिख सकते हैं आप लोग इसका, पोटेशियम क्रोमेट की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। पोटेशियम क्रोमेट की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो क्या बनता है यहाँ पे, देखिए बन जाता है आपका K2Cr2O7 और प्लस K2SO4 और प्लस H2O, ये आपका रिएक्शन हो जाता है। ये जो आपका K2SO4 बना, ये K2Cr2O7, यही तो है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको बनाना था। तो ये हो गया इसके बनाने की विधि। बाकी इसकी क्रिया करानी है आपको अम्लीय SO2 से। मतलब एक प्रकार से समझिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम में SO2 से क्रिया होगी। तो देखिए जरा, K2Cr2
O7 की अम्लीय SO2 से क्रिया। तो देखिए ज़रा, मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन कितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे अम्लीय लगा, मतलब ये K2Cr2O7 का ऑक्सीकारक गुण है। कौन सा गुण है जी? ऑक्सीकारक गुण है। तो जैसे ही आप K2Cr2O7 का ऑक्सीकारक गुण पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको एक रिएक्शन याद कर लेना है, बाकी आप जोड़ते चले जाइएगा उसी में। देखिए K2Cr2O7, जैसे ही इसको अम्ल मिलता है, क्या मिलता है? अम्ल। तुरंत ही ये बना लेता है K2SO4। कैसे बनाएगा देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो K है ये SO4 के, एक मिनट यहाँ पे H2SO4 रहेगा ना, H2SO4। देखिए K जो है SO4 के साथ जाएगा, Cr जो है SO4 के साथ जाएगा, H2 जो है O के साथ जाएगा, बाकी बचे हुए वो अलग हो जाएंगे। तो देखिए Cr भी SO4 के साथ जाएगा, तो इसका जो रिएक्शन बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस आपका H2O अलग हो जाता है, और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु के रूप में, जिसे आप नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, बड़े कोष्ठक के रूप में अलग हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या अलग हो गया? नवजात ऑक्सीजन। ये जाके करेगा किसी दूसरे का ऑक्सीकरण। किसका करना है आपको? आप जिसे यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे आपने SO2 लिया तो इसका ऑक्सीकरण होगा। अगर यहाँ पे आपने फास्फोरस लिया होता, इसका ऑक्सीकरण होता। यहाँ आपने सल्फर लिया होता, इसका ऑक्सीकरण होता। यहाँ पे आपने फेरस लिया होता, उसका ऑक्सीकरण होता। यहाँ पे आपने सल्फाइड लिया होता, उसका ऑक्सीकरण होता। यहाँ पे आपने H2S लिया होता, उसका ऑक्सीकरण होता। मतलब चाहे जो दे देगा, आप उसका ऑक्सीकरण नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। लेकिन ये पहली लाइन इसको जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपकी दूसरी लाइन गलत भी होती है ना, तो भी एग्जामिनर आपको आधा नंबर दे देगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे आप याद करके जाएंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। बस इतना याद रखिए किसको किस में बदलता है। तो अब देखिए, दूसरे नंबर पे आता है आपका SO2। SO2 के पास तुरंत ही ये दौड़ के नवजात ऑक्सीजन जाता है, और जैसे ही SO2 के पास जाता है, SO2 बना लेता है अपना SO3। लेकिन बात ये उठी कि जो SO3 बना ना, वो अधातु का अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है जी? अम्लीय। और यहाँ पे आपका जल बना है कि नहीं बना है? जैसे ही जल बना है, तुरंत ही देखिए ये जो आपका SO3 बना है वो जल में घुल जाएगा, और जल में घुलने के बाद अपना अम्ल बना लेगा, जिसे आप कहेंगे H2SO4। तो इस अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद यही होता है आपका। ठीक है। बाकी इधर साइड में भी H2SO4 है, इधर साइड में भी H2SO4 है। बैलेंस करेंगे, जिधर ज़्यादा रहेगा उधर वाले से घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप इसी पे छोड़ दीजिए, आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपके पास देखिए SO2 था, क्या था? SO2 बाद में बदल गया वो SO4 में। किस में बदल गया? SO4 में। इसका मतलब ये SO2 को SO4 में बदलता है। SO2 को किस में बदलता है? SO4 पे 2 माइनस में बदल देता है। हो जाएगा। ये बात को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही आप सबका याद कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा कि आप बाकी सब कुछ कर चुके हैं, यहीं पे आपको चेंजिंग करनी है। ये लाइन आपको यही लिखनी है। तो मैं कुछ और उदाहरण आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इनको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने SO2 की जगह, SO2 की जगह आपने ले लिया HI या KI ले लीजिए, KI। अगर आपने KI ले लिया तो ये KI को I2 में बदल देगा। किस में बदल देगा जी? I2 में बदल देगा। फिर आप दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर अगर आप इसी की जगह लेके आते फेरस आयन। क्या लेकर आते? फेरस आयन। जैसे FeSO4 लेके आते, अगर आप FeSO4 लेके आते तो उसको बदल देता Fe2SO4 थ्राइस में। बाकी रिएक्शन पहला वाला लाइन वही रहेगा, बस दूसरी लाइन को बदलिएगा। कहाँ पे? ये दूसरी लाइन, बस यहाँ पे बदलिएगा आप। ये लाइन को बदलेंगे, ये लाइन यहीं पे FeSO4 लिखिएगा, और यहाँ पे Fe2SO4 थ्राइस लिख दीजिएगा, रिएक्शन पूरा। बाकी ऊपर की लाइन यही रहेगी हमेशा, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लेके आते H2S, तो H2S को बाद में बदल देता यस में। किस में बदल देता? यस में। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप मान लीजिए चौथा नंबर ले आते सोडियम सल्फाइड को, Na2SO3, तो इसको बदल देता सोडियम सल्फेट Na2SO4 में। किस में बदल देता? Na2SO4 में बदल देता। हो जाएगा ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ऐसे ही क्लोरीन का माइनस आएगा तो उसको बदल देगा आपका Cl2 में। मतलब अगर आप यहाँ पे KCl लेते हैं तो उसको बदल देगा Cl2 में। अगर आप लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं
KNO2 लेते हैं तो उसको बदल देगा आपका KNO3 में, ऐसे सबको बदल देगा। अब जिसको चाहिए यहाँ पे ला सकते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, एक और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला, कि ये क्लोरोफॉर्म को बदल देता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 को बदल देता है फास्जीन गैस COCl2 में। मतलब लिखिएगा वही रिएक्शन, बस यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म को लिख दीजिएगा और यहाँ पे COCl2 को लिख दीजिएगा, बस काम खत्म आपका। प्लस में आप चाहिए तो H2O + HCl लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखेंगे, तो इस तरह से उसको बदल देगा, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पे। तो मैं आपका इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ एक बार क्रिया अलग से लिख देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ये। तो देखिए K2Cr2O7 + CHCl3, K2Cr2O7 + CHCl3। तीर के बाद आपसे अगर पूछ रहा है तो पहली लाइन तो आप वही लिखेंगे, K2Cr2O7 + H2SO4, वही अम्ली, यहाँ पे अम्ली आपको लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये बोलेगा सवाल में क्या होता है जब अम्ली K2Cr2O7 की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो तुरंत ही इसका रिएक्शन आप लिखिएगा, K2SO4 + Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O, और प्लस कौन निकल गया इधर, नवजात ऑक्सीजन। वही नवजात ऑक्सीजन आएगा आपका क्लोरोफॉर्म के पास। किसके पास आएगा, क्लोरोफॉर्म के पास। जैसे ही क्लोरोफॉर्म के पास आएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से विषैली गैस फास्जीन बनती है। क्या बनती है, फास्जीन बनती है। और प्लस यहाँ पे जो 3 Cl था उसमें से 2 Cl अलग हो जाएंगे और प्लस ये H2O बना लेगा। ये तरीके से आपका रिएक्शन हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में अलग से, ठीक। तो मैंने आपको इतना विस्तार पूर्वक बता दिया है, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, कितना बढ़िया सवाल है, 4 नंबर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल, आपको कई बार ये मिल चुका है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। कह रहा है 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अर्ध अभिक्रिया में पूरा होने में लगे समय का 2 गुना होता है, बस इतना ही सेंटेंस है। यहाँ से आगे ये चीज़ आपको फोकस में नहीं रखना है, ये कट गया है, ठीक है, मतलब 2 बार रिपीट कर दिया है। तो एक बार आपको देखिए यहाँ पे एक अर्ध अभिक्रिया की बात किया, मतलब अर्ध आयु की बात किया। अर्ध अभिक्रिया जैसे ही बोले आप समझ जाइए अर्ध आयु है। तो पहली शर्त आपकी अर्ध आयु पे काम कर जाएगी। दूसरी शर्त में 3/4 भाग पूरा हो गया। तो बताइए जो पूरा हो गया ये यक्स है कि A - यक्स है, यक्स है कि A - यक्स। यहाँ पे पूर्ण लिखा है नहीं लिखा है, पूर्ण है, इसका मतलब ये यक्स है। पूर्ण है इसका मतलब ये क्या है, एक्स है। A - एक्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस सवाल को लगाएंगे कैसे हम। सर्वप्रथम आप बात करिए अर्ध आयु के लिए। किसके लिए, अर्ध आयु के लिए। क्या कहेंगे आप, क्यों कहेंगे आप, क्यों अर्ध आयु पहले लगाया जाए, क्योंकि अर्ध आयु का समीकरण आसान होता है, पहले आप इसी को लगा लीजिए, ठीक है। तो चूंकि अर्ध अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो रही है, हो गया ना। इसलिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, अर्ध आयु। कौन सा लगाएंगे जी, अर्ध आयु। किससे प्रदर्शित करते हैं, T½ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर। चूंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसलिए T½ का फॉर्मूला होगा 0.693/K। तो हमने कहा था, एक बात आप दिमाग में बैठाइए, आप दिमाग में लाइए अपने एक बात। क्या कहा था मैंने, कि जब हम किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हल करते हैं तो इसमें 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं, 2 शर्तें। एक तो देखिए 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय पहली शर्त है, और अर्ध अभिक्रिया पूरा होने में लगा समय दूसरी शर्त है। तो हमने इसको पहली शर्त बना के पकड़ लिया अर्ध अभिक्रिया को। तो मैंने आपसे कहा था, वहाँ पे आप गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार रिमाइंड करिए। मैंने कहा था जब 2 शर्तें दी गई हों तो पहली शर्त से K निकालिए, दूसरी शर्त से T निकालिए।
पहली शर्त से के निकालिए, दूसरी शर्त से टी निकालिए। तो यहाँ देखिए जो के है इसका मान मैं निकालता हूँ। अगर के को मैं इधर भेजूँ तो ऊपर जाएगा, ऊपर से इसको भेजूँ तो नीचे जाएगा। तो देखिए के बराबर क्या होने वाला है, 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, टी हाफ इसको नीचे कर दीजिएगा आप लोग। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब जहाँ रखेंगे आप इस के का मान रख सकते हैं क्या, 0.693 बट्टे टी हाफ हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आइए दूसरी शर्त पे। जो आपका दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरी शर्त है कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। मतलब आपके पास कुछ था, उसका 3/4 भाग पूरा हुआ है। तो पहली बात आप यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता एक मानेंगे। जब भी इस टाइप की शर्त दी जाए तो आप मानिएगा प्रारंभिक सांद्रता। तो तुरंत मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता पता तो है नहीं कितनी है, इसीलिए इसको मान लीजिए ए। क्या मान लीजिए, ए। चूंकि 3/4 भाग समाप्त हो जाता है, 3/4 भाग समाप्त हो जाता है, इसलिए यह x है। समाप्त की जगह पूर्ण लिखा है ना सवाल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात एक ही है। तो इसलिए यह x है। क्या है जी, x है। इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, 3/4। किसका 3/4, आपके पास कुछ प्रारंभिक सांद्रता रही होगी उसी का तो 3/4। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या थी आपकी, a। मतलब a का 3/4। तो आप लिखेंगे a गुणा 3/4, फाइनली आ गया 3a/4। ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको तो इक्वेशन में a माइनस एक्स रखना होता है, तो तुरंत आप लिखिएगा नीचे, इसलिए a माइनस एक्स बराबर, यहाँ नहीं निकालेंगे तो सवाल में तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहीं पे निकाल लीजिए, a माइनस 3a/4। 4 लीजिए लॉसर, तो 4a हो जाएगा इधर और माइनस 3a हो जाएगा इधर, घट जाएगा तो आ जाएगा a/4। ये किसके बराबर आ गया जी, a माइनस एक्स के बराबर आ गया। ये जो वैल्यू है आपकी a माइनस एक्स की वैल्यू है a/4। अब आ जाइए अब प्रथम कोटि के लिए। अब प्रथम कोटि के लिए देखिए, मैंने कहा था दूसरी शर्त है ना, दूसरी शर्त है ये। तो दूसरी शर्त से आप टी निकालेंगे, तो टी बराबर लिखेंगे आप, क्या सूत्र है प्रथम कोटि का, 2.303 बट्टे के गुणा लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स। ये है आपका फॉर्मूला। और अब शुरू हो जाइए, वैल्यू रखिए इसमें। टी तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो कहा टी 3/4 भाग पूरा होने में, तो आप इस टी की जगह टी 3/4 लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो टी 3/4 लिख दीजिएगा। चलिए हम इस टी की जगह टी 3/4 लिख देते हैं, जिससे पता चले कि वो 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय है। और फिर यहाँ आपका था 2.303 और बट्टे के का मान रख दीजिए समीकरण 1 से। कितना आया था पीछे, 0.693 बट्टे क्या था, 0.693 बट्टे टी हाफ था ना, क्योंकि हमने के निकाला था वहाँ से। क्या निकाला था जी, के निकाला था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे रहेगा टी हाफ, 0.693 बट्टे टी हाफ। और इधर आपको बचा था लॉग बेस 10 और ए की जगह तो आपका ए ही था, नीचे जो a माइनस एक्स है वो बचा a/4। तो आप देखेंगे अब आगे कि a से a जाएगा कट और ये 4 नीचे से चला जाएगा ऊपर। ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, इसमें भी तो वही कहानी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। तो देखिएगा जरा। और एक बात मैंने आपसे कहा था, ये जो 0.693 दिख रहा है, आप इसको कितने का गुणा लिख सकते हैं, कितने का लिख सकते हैं बताइए तो ज़रा। इसको लिख सकते हैं आप 2.303, मतलब एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.693 किसका किसका गुणा करने पे आता है, ये आता है 2.303 गुणा 0.3010 करने पे आता है, 0.3010 करने पे आता है। तो मैं लिख देता हूँ उसकी जगह, देखिए 2.303 हो गया ऊपर, उसके साथ गुणा में चला गया टी हाफ, नीचे आपका मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2.303 गुणा 0.3010
30 10, ठीक है। उसके बाद गुणा log बेस 10, देखिए 4 गया नीचे से ऊपर, तो 4 को आप लिख दीजिए 2 का वर्ग, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलने वाला है इसका। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कट गए, आपका बचा ऊपर टी हाफ, नीचे बचा 30 10, और ये जो घात है ये चली आएगी कूद कर आगे। तो आपका इधर बचा टी 3/4। तो फाइनली मैं इधर फिर से लिखता हूँ टी 3/4 बराबर क्या बचा आपका, देखिए तो आपका ऊपर बचा खाली टी हाफ और नीचे बचा आपका 0.30 10, और उधर आपका 2 आगे चला आया तो बच गया log बेस 10 2। जरा बताइए तो log बेस 10 2 का मान तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलिए log बेस 10 2 का मान, तब मैं लिखूंगा यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब मान रखते हैं ये 2 है और गुणे इसका मान यही होता है जो नीचे आपको दिख रहा है 30 10। क्या हो गया, 30 10 से 30 10 कट गया, आपका आ गया 2 गुणा टी हाफ, कितना टी 3/4। यही आपका रिलेशन है, कैसे, टी हाफ अर्थात अर्ध आयु का 2 गुना है कितना टी 3/4। तो जो टी 3/4 है वो अर्ध आयु का 2 गुना है, यही आपका सवाल था। जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना। तो देखिए 2 गुना आ गया कि नहीं आ गया आपका, कितना आसान सवाल है। अगर आप नहीं लगा पाए तो समझ लीजिए आपका 4 नंबर पेपर में से चला जाने वाला है, ठीक है। अगर आपको जानना है 4 नंबर चाहिए तो आपको उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की अगली क्लास पर। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, IUPAC नाम लिखने संबंधित आ रहा है। IUPAC नाम क्या होगा यहाँ पे, इसमें आपको 4 IUPAC नाम दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा 4 IUPAC नाम दिए गए हैं, 4 IUPAC नाम। जरा इनका नाम फटाफट लिखिए और बताइएगा, फिर मैं इनको बताना शुरू करता हूँ। चलिए तो एक एक करके इनका नाम शुरू किया जाए। सबसे पहला नाम आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहला नाम है NA, फिर बड़े कोष्ठक के अंदर AGCN ट्वाइस, AGCN ट्वाइस। तो पहले तो मैं आपको इसका ऑपरेशन करके एक बार बता देता हूँ, वैसे शुरुआत में मैंने एक बार आपको बता दिया है। जो भी उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जो भी उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके नाम के 2 भाग होते हैं, 2 भाग, एक जटिल आयन और एक काउंटर आयन। तो ये जो आपका बड़े कोष्ठक के अंदर दिखता है आप इसी को बोलते हैं जटिल आयन। क्या बोलते हैं, जटिल आयन। और ये जो आपका बाहर दिखता है, चाहे आगे दिखे चाहे पीछे, उसको बोला जाता है काउंटर आयन। जैसे पिछले वाले में देखिए, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे देखिए ये SO4 पीछे दिख रहा है, ये काउंटर आयन है। Cl3 पीछे दिख रहा है, ये काउंटर आयन है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखने जाएंगे तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम आपको इस हिस्से को जानना जरूरी है कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो आप बताइए इस NaCl का नाम आप कैसे लिखते हैं। NaCl का नाम आप लिखते हैं सोडियम, सोडियम, और Cl का नाम लिखते हैं क्लोराइड। अर्थात पहले आपने प्लस वाले का नाम लिखा, फिर आपने माइनस वाले का नाम लिखा। यही पैटर्न होता है किसी भी यौगिक का नाम लिखने का। तो वही कहानी इसमें होगी, जो पहले लिखा होता है वो धनायन और जो बाद में लिखा होता है वो ऋणायन। तो अगर आपका बड़ा कोष्ठक बाद में है, इसका मतलब वो जो बड़ा कोष्ठक है वो ऋणायन है, बड़ा कोष्ठक जो है वो ऋणायन है। अगर आपका बड़ा कोष्ठक पहले है, जैसे कि आपको पिछले सवाल में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्ठक आपका पहले लिखा है, इसका मतलब ये धनायन है। क्या है, धनायन। तो ये सबसे पहले आप पकड़िएगा कि बड़ा कोष्ठक पहले है तो धनायन और बड़ा कोष्ठक बाद में है तो ऋणायन, बड़ा कोष्ठक बाद में है तो ऋणायन, ठीक है। अब नाम कैसे लिखेंगे, जो आपको पहले दिखा था आप उसका नाम पहले लिख दीजिए। पहले आपको दिखा उसमें सोडियम, कौन दिखा, सोडियम। तो पहले आपको लिख गया सोडियम, तो सोडियम का नाम आप लिख दीजिए पहले, सोडियम का नाम आप लिख दीजिए पहले, सबसे पहले सोडियम का ही नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। सोडियम लिखने के बाद अब आएंगे आप, थोड़ी जगह छोड़ेंगे और बड़े कोष्ठक वाले में। तो बड़े कोष्ठक वाले का नाम में ही तो सारी महाभारत होती है। इस बड़े कोष्ठक का नाम आपको कैसे लिखना मैं एक में समझा रहा हूँ, फिर बाकी में फटाफट लिखेंगे हम लोग। देखिए बड़े कोष्ठक में जब आप नाम लिखने जाएंगे तो ये जो आपको सबसे पहले नंबर पर दिखेगा आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक।
फिर यहाँ पर ये जो दिखेंगे जितने लोग, इनका नाम लिखिएगा और आपको अपनी कॉपी से इनके नाम याद कर लेने हैं। जैसे CN का जो नाम होता है, CN का नाम जो होता है वो साइनाइडो होता है या साइनो होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे साइनाइडो बोलिए चाहे साइनो बोलिए, ठीक, याद रखिएगा। और आप 2 की गिनती के लिए डाई लगाते हैं, 3 गिनती के लिए ट्राई लगाते हैं और 4 गिनती के लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 गिनती के लिए पेंटा लगाते हैं और 6 गिनती के लिए हेक्सा लगाते हैं। ये आपको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा तो आप याद कर लेंगे। और CN का नाम साइनो याद कर लेंगे। तो पहले आप AG का नाम छोड़िए, CN का नाम लिखिए। CN कैठो दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो 2 के लिए पहले आप लिखिए डाई, डाई। और CN का नाम है साइनो या साइनाइडो, तो डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो हो गया। अब उसके बाद बचा आपका AG, तो AG का नाम लिखिए। अब AG का नाम लिखने में भी आपको सोचना विचारना पड़ेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर बड़ा कोष्ठक बाद में है तो ऋणायन है और अगर बड़ा कोष्ठक पहले है तो धनायन है। अब यहाँ बड़ा कोष्ठक बाद में है, ऋणायन है, अगर ऋणायन है तो नाम में उसके 8 लगा कर लिखते हैं और धनायन है तो साधारण नाम लिखते हैं। धनायन है तो देखिए माइनस है तो 8 और प्लस है तो साधारण, माइनस है तो 8 प्लस है तो साधारण, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी यहाँ का तो संकुल माइनस में, क्योंकि देखिए बाद में है, इसीलिए इस AG का नाम 8 लगा कर लिखेंगे और क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, याद रखिएगा। तो ये हो गया अर्जेंटेट, 8 लगा कर लिख दिए। नाम खत्म, खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको एक काम करना और बाकी है। क्या, इस ने उसके बाद AG CN ट्वाइस, इसमें आपको निकालना पड़ेगा इस AG की ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालेंगे, जरा इस बात पर फोकस करिए, AG की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी। पहले देखिए आप इसमें Na का लिखिएगा प्लस, उसके बाद AG आया तो AG का लिखिएगा और प्लस CN का इठो आया, 2 गुणा CN आया तो CN का लिखिएगा और टोटल के बराबर 0, क्योंकि ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब Na का ऑक्सीकरण संख्या आप बताएंगे कितना होता है, +1। AG का आपने निकालना ही है तो यक्स मान लीजिए, 2 गुणे CN पे कितना आवेश होता है जी, CN क्या बनाता है, माइनस आवेश बनाता है कि नहीं बनाता है, तो CN माइनस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो देखिए +1 प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2 हो जाएगा ये आपका और बराबर 0। तो यक्स -1 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, +1, एक्स बराबर +1। ये बात को ध्यान में रखिए। तो जब x बराबर +1 आपको मिल गया तो जो अर्जेंटेट था, अर्जेंटेट, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 आई है तो आप इसमें रोमन अंक में 1 लिख देंगे। तो इसका नाम देखिए क्या हो गया, सोडियम डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। कैसे आपने लिखा, पहले Na का नाम लिखिए जो पहले था, फिर इसमें आपको बाद वाले में AG छोड़ने के बाद जो बचेगा उसका नाम लिखना है, फिर AG का नाम लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बाद में था इसलिए उसमें 8 लगा दीजिए, अगर बड़ा कोष्ठक पहले रहेगा तो उसका वैसे नाम लिख दीजिएगा जैसा अगले एग्जाम्पल में आपको दिखने वाला है। तो आइए जरा अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है CONH3 5H2O Cl3। मैं हटा देता हूँ थोड़ा इसको, लिखी हुई बातों को, जिससे आपको सवाल आसानी से दिखने लगे। देखिए अब आप लोग, ये CONH3 5H2O, मैं यहीं पे ले लेता हूँ इसको, CONH3 5 फिर H2O, बड़ा कोष्ठक बंद और बाहर Cl3। चलिए अब आप बताइए इसमें जो बड़ा कोष्ठक है धनायन है कि ऋणायन, जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो बड़ा कोष्ठक है धनायन है कि ऋणायन, बताएंगे क्या, नहीं है मालूम है, अभी तो मैंने समझाया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आपका है धनायन, क्या है, धनायन, और जो ये आपका है काउंटर आयन ऋणायन हो जाएगा इस बार। तो पहले इस बार हम इसी बड़े कोष्ठक वाले का नाम लिखेंगे, और जब बड़े कोष्ठक वाले का नाम लिखना है तो पहले मैंने कहा इस CO को छोड़कर बाकी जो बचे इनका नाम लिखिए। अब बाकी में तो 2 लोग बच गए, एक आपका बच गया NH3 और एक आपका बच गया H2O। तो अगर 2 लोग आ गए तो नाम कैसे लिखेंगे, एक से ज़्यादा आए तो हमेशा नाम अल्फ़ाबेट क्रम में लिखते हैं। तो इसका नाम देखिए आप, इसका नाम होता है एमीन, ए आधा मा फिर पूरा मा फिर ना देखिएगा, एमीन मत लिख दीजिएगा। और H2O का नाम है एक्वा, तो ये तो दोनों ए से शुरू हुए हैं। तो देखिए इसका ज़रा AMM है, AMM, और इसका है AQ, तो कौन आएगा पहले, ये आएगा ना, तो इसका नाम पहले लिखिए।
अब एमीन देखिए 5 ठो है, 5 के लिए लगता है पेंटा, तो नाम में पहले लिख दीजिए पेंटा और एमीन, पेंटा एमीन। और एक्वा कई ठो है, H2O का नाम है एक्वा, एक ठो है, लिख दीजिए एक्वा, पेंटा एमीन एक्वा। अब बताइए CO का साधारण नाम लिखेंगे कि 8 लगाकर लिखेंगे? तो मैंने कहा CO जब पहले है तो साधारण नाम लिखा जाएगा, अभी इसकी तरफ बाद में होता तो 8 लगाकर लिखते। CO पहले इसलिए साधारण नाम, क्या नाम लिखेंगे आप इसका? कोबाल्ट। और इसकी कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना बाकी है, और बाकी Cl3 है, तो Cl3 में 3 का लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके आवेश के अनुसार उसके नीचे 3 आया है। जैसे आपका आता है MgCl2, आप इसका नाम क्या जानते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड जानते हैं, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि Mg2+ बनाएगा, याद रख लीजिए। ठीक, तो अब जरा देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए। क्या है यौगिक? CO है, NH3 है, 5 है, और उसके बाहर है H2O, बड़ा कोष्ठक बंद करने के बाद बाहर है Cl3। तो मैंने कहा चलिए देखिए इसमें CO का निकालना है, तो पहले लिखिए CO का। अब इसमें जो आपका NH3 है इसको एक साथ लिख लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। कैसे? 5 गुणे NH3 का। अब बताइए अमोनिया एक यौगिक है कि आयन? अमोनिया एक यौगिक है कि आयन? यौगिक है, तो यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है, याद रखिएगा, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। अब इसमें देखिए आपको आगे H2O मिला था उसका लिखिए, फिर 3 गुणे Cl का लिखिएगा, 3 गुणे Cl का बराबर क्या हो जाएगा? 0। मान रख दीजिए ना सबका। कोबाल्ट का आ गया आपका X, 5 गुणे अमोनिया यौगिक है 0, H2O भी तो यौगिक है 0, प्लस 3 गुणे Cl का क्या है? -1 है, बराबर 0। तो X ये दोनों तो खत्म हो गए, ये -3 इधर बचा, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये आ गया आपका। अब इसको कॉपी में ही अपने निकालना पड़ेगा, जहाँ पे UPSC नाम लिखेंगे पेपर में अपने, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ रोमन अंक में कितना आप लिख देंगे? रोमन अंक में लिख देंगे आप 3, हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद आप देखिए अगले 2 नाम हैं CuNH3,4SO4। तो ये नाम आपको लिखने हैं, मैं नाम लिख देता हूँ फटाफट, और बाकी का काम आपको करना होगा। तो आप इसको उतारिए और जल्दी से नाम देखिए इसका। हटाऊँ मैं इसको, अगले नाम की ओर चलते हैं हम लोग। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिएगा क्या आ रहा है यहाँ पे। CuNH3,4, CuNH3,4 और बाहर SO4, CuNH3,4 और बाहर SO4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए बड़ा कोष्ठक आपका पहले आ गया। जब बड़ा कोष्ठक पहले आ गया तो आपको इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, और ये है धन आयन। इसका मतलब इसमें भी कॉपर का साधारण नाम लिखा जाएगा। तो पहली बात तो एमीन है इसका नाम, और 4 ठो है तो टेट्रा लिख दीजिए, टेट्रा एमीन। और को तो है नहीं, तो Cu का नाम धनायन पे है इसलिए कॉपर ही लिखिए, नहीं तो क्यूप्रेट लिखते। थोड़ी जगह छोड़िए क्योंकि अभी उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना बाकी है, और SO4 काउंटर आयन है क्योंकि बड़े कोष्ठक के बाहर है, इसका नाम लिख दीजिए सल्फेट। क्या नाम लिख दीजिए? सल्फेट। अब आगे देखिए, जरा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट कैसे निकालें हम। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए जरा आप लोग। यहाँ पे आप एक काम करिए, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको पेपर में कॉपी में लिख के निकालना पड़ेगा। याद रखिए, जैसे मैं भी पीछे 2 लोग का लिख के बताया हूँ, वैसे आप लिख के निकालेंगे। इसमें एक बार कॉपर का देखेंगे तो कॉपर का X मान लीजिए, अमोनिया का हो गया 0 गुणे 4 कर दीजिए, और SO4 के ऊपर 2 आप जानते ही हैं, तो इसका तो 0 खत्म हो गया, और बराबर 0 करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। मतलब इसमें कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। ये हो गया आपका। ठीक, लास्ट सवाल देख लीजिए आज का लास्ट सवाल। कल से अब हम लोग शुरू करेंगे कार्बनिक रसायन। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और कम से कम 25-30 नंबर फिक्स कल से, याद रखिएगा। कल के अगर हम लोगों ने कल से 7 सेट को सॉल्व कर लिया, आपके 30 नंबर फिक्स गारंटीड, याद रख लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग नाम के रिएक्शन देखेंगे, इसमें हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे निश्चित पैटर्न के द्वारा देखेंगे, और जो भी रिएक्शन को हम लोग देखेंगे एकदम सीधी और सरल भाषा में देखेंगे, जैसा आपने आज तक सुना नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए तो आ जाइए, लास्ट वाले को देखिए, K3
Al C2O4 थ्राइस। चलिए आ जाइए जरा, इसमें बड़ा कोष्ठक आपका चला गया पाछे, बड़का कोष्ठकवा चली गई पीछे। तो अब बतावा का करबा लोगन हैं, का करबा हो बच्चा, बतावा जल्दी बतावा। अगर ये पीछे चली गई तो ये का होई, का होई, ई होई ऋणायन। और अगर ये ऋणायन होई तो एल्यूमिनियम के नाम में 8 लगी, जान लिह। जनलक नहीं जनला, नहीं जनला, चलो देखा तब। तो चलिए आ जाइए, क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे बात करेंगे कि बड़ा कोष्ठक आपको पीछे दिख रहा है तो ऋणायन है, इसका मतलब इसके नाम में 8 लगेगा। और चूंकि आपका काउंटर आयन पहले आ गया इसलिए उसका नाम लिखेंगे। क्या 3 बताएंगे, नहीं, वो आवेश के अनुसार अपने आप को कर लेगा व्यवस्थित। तो तुरंत ही आप के का नाम लिख दीजिएगा पोटेशियम। आपको ट्राई पोटेशियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात को दिमाग में बैठाइएगा। उसके बाद देखिए इसका नाम तो ये एल्यूमिनियम पहले छोड़कर इसका नाम आप लिखेंगे। तो इसका नाम क्या जानते हैं आप, इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो। लिख लीजिए जिनको नहीं मालूम है, ऑक्सीलेटो होता है, ऑक्सीलेटो। कई ठो है, 3 है, तो उसके पहले क्या लगा दीजिए, ट्राई। और याद रखिए जो पूरा बड़ा कोष्ठक है इसके नाम को ना एक ही शब्द में ऐसे बड़ा सा लिखते चले जाते हैं। ऑक्सीलेटो के बाद एल्यूमिनियम आया तो इसमें 8 लगा के लिखना है, एलुमिनेट लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे जी, एलुमिनेट। और कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो देखिए ज़रा मैं फिर निकालता हूँ उसकी ऑक्सीकरण संख्या को। नॉर्मली सिंपल तरीके से निकालेंगे हम लोग, कैसे, फटाक से देखिए। आपको पोटेशियम का पहले कितना है, +1, और कई ठो है पोटेशियम, 3 है, और प्लस एल्यूमिनियम का निकालना है तो यक्स कर दीजिए। और C2O4 पे 2- आता है, याद रख लीजिएगा, C2O4 पे 2- आता है, -2 हो गया, और ये 3 हो गया बराबर 0। तो ये टोटल +3 हो गया आपका, और ये टोटल -6 हो गया। तो -6 में से +3 घटा तो -3, जो कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। इसका मतलब इसका कितना आया, 3 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके 4 के 4 IUPAC नाम हो गए। आशा करता हूँ कि ये नाम आपको आसानी से समझ में आए होंगे। जिनने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें जितने लिगेंड आ रहे हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कई लिगेंड का तो नाम आपको अभी यहीं पे याद हो गया होगा, देख लीजिए यहाँ पे फटाफट। जैसे देखिए आपको ये CN का नाम साइनाइडो याद हो गया होगा, H2O का नाम एक्वा, NH3 का नाम एमीन, NH3 का नाम एमीन, C2O4 का नाम ऑक्सीलेटो, C2O4 का नाम ऑक्सीलेटो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे नाम आसानी से समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए होंगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक बार नियम कानून बताऊँगा इनका। ठीक, वैसे मैंने नियम कानून तो सारे बताए ही हैं, बस ये फंस रहे हैं इनके नाम अगर अलग से आ गए तो आप क्या लिखेंगे, तो मैं उनके नाम आपको अलग से बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी याद रखिए बड़ा कोष्ठक अगर बाद में है तो उसमें 8 लगाना मत भूलिएगा, और अगर बड़ा कोष्ठक पहले है तो 8 मत लगाइएगा। और सबके कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे जो आपको x मानकर निकालनी है, बाकी वाले की तरह जैसे इसमें हमने निकाला है। पहले देखिए मैंने कोबाल्ट का लिखा, फिर मैंने अमोनिया का लिखा, फिर मैंने H2O का लिखा, फिर मैंने Cl का लिखा, और ऊपर कोई आवेश नहीं था इसलिए मैंने बराबर 0 लिख दिया। अगर जैसे ऊपर यहाँ लिखा होता +2 तो मैं भी यहाँ पे लिखता +2, हो जाएगा। ये होता है तरीका आपका। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ये सवाल आपका है जिसे मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, आशा करता हूँ आपने इसको लगा लिया होगा। अगर लगा लिए हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दाग दीजिए तुरंत। तो अगर लगा लिए हैं तो देख लीजिए 2 नंबर में पूछा गया और कितनी बार पूछ लिया गया, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है इसीलिए आप इसको लगाए नहीं अभी तक। इसको देख लीजिए, ये आपको हल करना है। कल से हम लोग इसी टाइप के सवालों को हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए कितना आसान सवाल है ये सब, ठीक है। तो आप ज़रा इसको पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए, और बताइएगा मुझे कि आपने इसको कैसे बनाया था। चलिए, और जाते जाते एक कमेंट करना ना भूलिए। इस कमेंट से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है क्लास को आगे जारी रखने का।